जय हिंद दोस्तों आज परिवार प्रबोधन में मुझे भी बोलने का मौका मिला कि हम सब कैसे एक साथ हो सकते हैं। हम कैसे अपने बाहुबल जो हमने जब फौज में रहते हुए किया था, सारे अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र हम लोगों ने चलाए थे। जब हम वहां से आए थे हमारे पास सब कुछ था, लेकिन जब हम सिविल में आए तो सिविल एटमॉस्फेयर में हम सब वो भूल गए, क्योंकि हमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, परिवार को आगे बढ़ाना था, बच्चों की शादी थी, हायर एजुकेशन के लिए बच्चे तैयार थे। उस समय हमें जो भी जॉब लगा हमने किया, और उसके बाद हम वो चीज भूल गए कि हम कहां थे और अब कहां है। हम उस हनुमान की तरह हो गए जिसके पास सब पावर तो था, लेकिन उसको याद दिलाने वाला कोई ना था। जैसे ही समुद्र पार करने के लिए जामवंत और अंगद ने अपनी असमर्थता दिखाई, हनुमान को देख के उनको याद आया कि हनुमान को अगर उसकी पावर को याद दिला दिया जाए, विशालकाय रूप अपने सब पावर को लेते हुए वो एक ही छलांग में समुद्र को पार कर देंगे। और जैसे ही उन्होंने उनकी पावर को याद दिलाया, हनुमान जी अपने विशालकाय रूप में आगे और एक ही छलांग में 7 समुद्र पार सीता को देखने चले। दोस्तों, आप भी वही हनुमान हो। अगर आपको जिस दिन पावर याद आ जाएगा तो सारी सेना एक हो जाएंगी। बस आपको सबको एक साथ जुड़ना है और अपने पावर का सही जगह यूटिलाइज करना है। हम राम राम बोलते हैं, जब खाना खाते हैं तब राम राम बोलते हैं, जब पानी पीते हैं तब राम राम लेते हैं, जब दोस्तों से अपने सीनियर से मिलते हैं राम राम बोलते हैं, यहां तक कि जब हम पीते भी हैं तब भी राम राम बोलते हैं। 108 बार का जाप हम हर समय करते हैं, हर समय हम हनुमान को याद करते हैं, लेकिन उस हनुमान की पावर जो थी उसको हम याद नहीं करते। अगर हम सब एक साथ मिल जाए तो हमारा भी वही पावर हो जाएगा और हम गवर्नमेंट से प्यार से जो भी चाहे अपने लिए, अपने परिवार के हितों के लिए मनवा लेंगे। यही तो राम राज्य है। तभी तो विकास होगा, तभी तो विश्वास बढ़ेगा, और हम उस राम राज्य के लिए सब एक साथ संगठित होना चाहते हैं। सुनिए मेरा एक छोटा सा भाषण। अगर आपको जोश आ जाए तो एक साथ जरूर आ जाना, अपने अहंकारों को छोड़ते हुए। बहुत मजा आएगा। बहुत धन्यवाद। और पहले यहाँ पे आए हुए गौरव सेनानी, मातृशक्ति और हमारे जितने भी शहीद परिवार यहाँ पर आए हुए हैं, और उन शहीदों को सत सत नमन। बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम यहाँ पर खड़े हैं, और मुझे आशा थी कि हम लोग इस सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में कम से कम 10,000 होंगे, लेकिन थोड़ा सा अफसोस है कि हम केवल कुछ ही हजारों में सिमट गए। लेकिन मुझे आशा है कि हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो अपने साथ अपने परिवार, अपने बच्चों को भी लेके आएंगे, क्योंकि ये जो 16 बिंदु कार्यक्रम है, हो सकता है मेरे और मेरी परिवार को इसका फायदा ना मिले। उत्तराखंड जब बना था, जो उत्तराखंडी मारे जिन्होंने अपनी शहादत दी, हो सकता है उनके परिवारों को कुछ ना मिला हो, लेकिन आज हम जो इधर बैठे हैं ना, वो एंजॉय कर रहे हैं उत्तराखंड को। और हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो या तो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं। जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र जहां पे अगर आप देखा जाए तो उत्तराखंड में अप्रोक्सीमेटली 40% मिलिट्री, पैरामिलिट्री और डिपेंडेंट है, लेकिन उनको मिल क्या रहा है? इसमें किसी की गलती नहीं है।
ना भारतीय जनता पार्टी की, ना कांग्रेस की, ना आपकी, क्योंकि हमने अभी तक ये मुद्दे उठाए ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम ये जेन्युइन मुद्दा उठा रहे हैं, और ये जेन्युइन मुद्दा आप लोगों ने सुना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका प्रतिनिधित्व शासन, प्रशासन और राजनीतिक दलों में नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो जो बैठे हुए शासन प्रशासन में, उन्हें तो सुनना है शेड्यूल कास्ट 19%, शेड्यूल ट्राइब 10%, शेड्यूल आपका विकलांग 4%, ऐसे ही लेडीज 30%, सभी को मिलना चाहिए। लेकिन क्या हम सैनिक आश्रित परिवारों को नहीं मिलना चाहिए? या हमें जरूर मिलना चाहिए, और मिलेगा तब जब सब आप लोग एकत्र होंगे। हमने OROP और मिलिट्री सर्विस पे के लिए भी दिल्ली और रेवाड़ी और कहां नहीं गए। मैं एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट हूं, मुझे मिल रहा है 15,500, लेकिन डिफेंस में सिखाया जाता है कि अपने से पहले अपने जूनियर का ख्याल रखना। जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर, जिनको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, फौज में इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो आप और हम लोगों के कारण है, क्योंकि -25 की थरथराती ले लद्दाख कश्मीर में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे ही गर्मी में 50 डिग्री में राजस्थान में कर रहे हैं। बॉर्डर सेफ है, इसीलिए बिजनेस फल और फूल रहा है। मिलिट्री में दिल बहुत बड़ा होता है, फौजियों का दिल, और अगर राजनेताओं का विल मिल जाए ना, तो ये दुनिया, हम बोल रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं 2047 में ये विकसित भारत बनेगा। मैं बोलता हूं ये 2040 में ही बन जाएगा, क्योंकि हमने इस देश को सुरक्षा दिया है, और हम इस सुरक्षा की गारंटी अभी भी देंगे। जो ये मिलिट्री सर्विस पे है, इससे हमारा ही नहीं, केवल पूर्व सैनिकों का नहीं, इससे मोरल बढ़ेगा। जो बॉर्डर में खड़े हमारे सैनिक भाई हैं, उनका मोरल हाई होगा, और उनके लिए भी हम यहां पर खड़े हैं। उनके लिए बोलेगा कौन? फौज में तो कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वहां बोलने की आजादी नहीं है, और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फौज है तो हमारा देश है, हमारा देश है तो हम लोग हैं, मेरे भाई बहन और परिवार है, और देश को सुरक्षित रखना हमारे फौजियों का काम है। लेकिन उनके अधिकारों का रक्षा करना भी हम लोगों का काम है, जो यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हुए। हमने देखा हमारे CRPF के 40 जवान जो शहीद हुए थे, उनके लिए एयरफोर्स ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, ताबड़तोड़ 40 के बदले 400 के परखच्चे उड़ाए थे। ऐसे ही हमने देखा कारगिल में, भले ही हमारे लोगों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन उन पाकिस्तानी के छक्के छुड़ाए थे। ऐसे ही देखा हमने गलवान में, जब 20 के बदले 100 की गर्दन तोड़ी थी, और इस बार किसी ने हिमाकत की हमारे देश के खातिर, तो गर्दन के साथ उसके गुर्दे भी फाड़ के लाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज डू राइट इन योर कमेंट। और मेरी यही आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए प्लीज एक साथ आइए। हमारा ये 16 सूत्री कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, जिससे पैरामिलिट्री, मिलिट्री और उनके आश्रितों के लिए एक अच्छा भविष्य होगा। ये हमारा अधिकार है, ये हम किसी से मांग नहीं रहे, और ना ये किसी सरकार की गलती है। और फर्स्ट टाइम हम ये मांग रहे हैं, और सारे स्टेटों में, मैक्सिमम स्टेटों में ये चीज़ लागू है। तो मेरी आपसे विनती है, आइए साथ मिलके काम करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत प्रोग्रेस होगा, सबका साथ, सबका विश्वास बढ़ेगा। जय हिंद, बाय बाय।